संतोष भारती शो में आपका स्वागत है। मैं आज भी यही कहूंगा, मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में, क्योंकि आज मुस्कुराने के कई कारण हैं। पहला कारण, हमारे टेलीविजन के एंकर लोकतंत्र के ज्ञाता हो गए हैं। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आज वो सवेरे से ये बता रहे हैं। आज वो ये देख के बहुत खुश हैं कि जो तनाव का माहौल उन्होंने बना रखा था पिछले 48 घंटे से, उनका वो माहौल बनाना सही हो गया। और अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इस देश में दंगा फैलाने की साजिश किसानों के जरिए हुई। मुस्कुराने का एक कारण ये है, लेकिन मेरे मुस्कुराने का दूसरा कारण है। हमें इसलिए मुस्कुराना चाहिए और बहुत सोच समझ के कि हमें इस आज की घटना ने किसानों का आंदोलन, किसानों के बीच के संगठनों के अंतर्विरोध, किसानों का की जानकारी लेने वाला हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम वो कितना कमाल का है कि उसके पास सारी जानकारियां थी और अब बता रहे हैं कि हमने और उसने उनका किस खूबी के साथ सामना किया। एक एक चीज के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि जो टेलीविजन चैनल, न्यूज चैनल हमें बता रहे हैं वो कितने महान ज्ञान की चीजें हैं। और ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके दिमाग में जैसे पिछले 3 महीनों से जहर फैलाया जा रहा था, जिसका अंतिम परिणाम हमें दिखाई दिया आज की घटना में कि उन्होंने कैसे तनाव पैदा करने की कोशिश की और किस तरह देश में भ्रम फैलाया। पहला, किसान इकट्ठे हुए थे, वो लगभग 41 संगठन थे और उन 41 संगठनों में एक संगठन शुरू से ये कह रहा था और जितने टेलीविजन चैनल हैं उस पे उसने 4 दिन पहले ये घोषणा कर दी थी कि हम उस रूट से सहमत नहीं हैं जो दिल्ली पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा को, संयुक्त किसान समिति को दिया है। और कारण उन्होंने बताया कि हमसे पुलिस ने बात नहीं की, हमारा अपना अलग कार्यक्रम होगा। ये उन्होंने टेलीविजन के ऊपर घोषणा की और इस किसान संगठन ने अपना मंच भी, जो 40 किसान संगठन हैं उनसे अलग बना रखा था। उनके लोग भी वहीं रहते थे, वो बातचीत भी करते थे। अब दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट जो इनके ऊपर नजर रखे होगी, और मेरा ख्याल है कि आईबी ने उसके ऊपर नजर रखी होगी, न आईबी ने इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को दी और न शायद उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया कि एक किसान संगठन क्या कह रहा है। वो किसान संगठन ये कह रहा है कि हम इनके फैसलों को नहीं मानते जो हमारे बाकी 40 संगठनों के साथ हैं। हम तो उस रूट को भी नहीं मानेंगे जो पुलिस ने दिया है, हम अपने ढंग से जाएंगे। अब जब ये बात वो खुलेआम 3 दिन पहले टेलीविजन चैनलों पर कह चुके हैं और छुप कर नहीं कहा, उन्होंने साफ कहा, तब फिर इंटेलिजेंस की टीम, चाहे आईबी की हो या लोकल इंटेलिजेंस की हो, उसने ये जानकारी अपने अधिकारियों को क्यों नहीं दी? अगर दी तो इसका मतलब अधिकारियों ने उसको, उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि इसका सीधा मतलब था कि वो ये कह रहे थे कि हम ना उस टाइम पे निकलेंगे, ना हम उस रूट को मानेंगे और ना उस अनुशासन को मानेंगे जिसका वायदा किसान संगठनों ने सरकार से या पुलिस से किया। ये बात छोटी लगती है आपको? नहीं, ये बात इसलिए बड़ी है कि इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक तो इसको बहुत अनदेखा किया गया और दूसरा इसका मायना ये हो सकता है कि इसको जानबूझ के अनदेखा किया ताकि किसानों के बीच में से अंतर्विरोध पैदा हो और 2 अलग अलग रूटों पे लोग निकलें और निकल करके हस्तक्षेप करने का मौका पुलिस को मिले और इन किसानों का भविष्य का आंदोलन समाप्त करने का फैसला वो ले सकें, जैसे उन्होंने बहुत सारे आंदोलन समाप्त करने की कोशिश की। और हम भी 2 दिन से कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इंटेलिजेंस के लोग या शैतानी लोग जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, जिनका रिश्ता पूंजीपतियों से है, इस देश के कॉरपोरेट से है, उनसे पैसा लेकर के वो इस आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ये तो हम ही 3 दिनों से बता रहे हैं।
और मेरे जैसे जो देशभक्त पत्रकार हैं, ऐसे देशभक्त नहीं जिन्होंने देश को आज धोखा दिया, जिन्हें लोकतंत्र का परिभाषा भी नहीं पता, वो लोकतंत्र का नाम ले रहे हैं। और जिस तरह से आज बातचीत हो रही है उससे ये लगता है कि देश में बड़ा भारी गदर हो गया। ये लोग ये भूल गए कि एक घटना और हुई थी जो इससे बहुत बहुत बड़ी हुई थी। बाबरी मस्जिद जब टूटी थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए कार सेवा के नाम पर लाखों लोग इकट्ठे किए गए थे और वहां पर एक मंच के ऊपर बड़े बड़े लोग थे जो कहते हैं ना, आज टेलीविजन चैनल कह रहे हैं किसानों के नेता कहां थे जिन्होंने वायदा किया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे उत्तर प्रदेश में, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आदि आदि जितने भी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो मंच के ऊपर मौजूद थे। और मैंने देखा उस समय कि उमा भारती जब भीड़ ने बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू किया, किस तरह उछल उछल करके मुरली मनोहर जोशी के गले में इस तरीके से लिपट गई जैसे लगता है उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन यहां मैं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इशू नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब भीड़ आती है तो भीड़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में वायदा किया था और पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें वादा तोड़ने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा दी थी। उन्होंने वायदा किया था कि हम वचन देते हैं, और किसको? सुप्रीम कोर्ट को, टेलीविजन चैनल पर देश की जनता को नहीं, जैसा आज टेलीविजन चैनल कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लिखित वायदा किया था कि हम, उन्होंने ढांचा शब्द इस्तेमाल किया था कि उस ढांचे की हम पूरी रक्षा करेंगे। लेकिन हुआ क्या? तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने घर में सो गए। जो बात मुझे भारत के उनसे पहले के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने बताई थी, उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मैं नरसिम्हा राव को फोन करता रहा। एक भारत का भूतपूर्व प्रधानमंत्री फोन कर रहा है जिसे सीआरपीएफ वालों ने, आर्मी वालों ने ये कहा, जो डिप्लॉय थे, उन्होंने बाद में बयान दिया कि हम बार बार वहां परमिशन मांगते रहे कि हमें जाने दीजिए, हम इसे रोक लेंगे। नरसिम्हा राव की नींद नहीं टूटी। कब टूटी? जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई, या कल्याण सिंह के शब्दों में वो ढांचा ध्वस्त हो गया। ये चंद्रशेखर जी ने कहा। चंद्रशेखर जी की देशभक्ति में किसी को संदेह हो सकता है, मुझे संदेह नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भीड़ आती है तो भीड़ के मनोविज्ञान का अध्ययन करना इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। जो उन्होंने उस समय भी अनदेखी की, या उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया होगा, सरकार को बताया होगा, लेकिन केंद्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने एक मिलीजुली योजना के तहत उस टास्क को पूरा किया और एक एक ईंट गिरा करके बाबरी मस्जिद की उसे ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। और यहां तक नहीं, ईंटों को भी उठा ले गए ताकि कोई बाद में फोटो न देख सके। और जितने पत्रकार थे वहां पर, उनको अपनी जान बचाने की चिंता हो गई, क्योंकि जो कैमरा लिए हुए थे, वो चाहे मूवी कैमरा हो और चाहे वो स्टिल कैमरा हो, उन्हें लोगों ने पीटने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। वहां से पत्रकार भाग गए क्योंकि उनका कहना था तुम ये क्यों शूट कर रहे हो। और जो चैनल के पत्रकार, इनके सीनियर्स, उसको कवर कर रहे थे। जो लोग कवर कर रहे थे वो आज भी दहशत में कांप उठते हैं। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि उस भीड़ का मनोविज्ञान जो आज परिलक्षित हुआ, उस मनोविज्ञान को भांपने में सरकारों ने, इंटेलिजेंस यूनिट्स ने कोताही कर दी, उसका विश्लेषण नहीं किया। और टेलीविजन चैनलों ने जिस तरह का उत्तेजना से भरा हुआ तनाव देश में पैदा किया कि जैसे लगा कि आज किसान दिल्ली में घुस जाएंगे और दिल्ली में लूटपाट करेंगे। सारे लोगों का भाव इसी तरह था, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, किसान आएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। और जब घटना घट गई, खत्म हो गया, तो एक टेलीविजन चैनल ने ये नहीं कहा कि ऐसी कितनी घटनाएं दिल्ली में हुई। दिल्ली में किसानों की मुख्य योजना ट्रैक्टर मार्च आउटर रिंग रोड पे निकालने की थी, या उन रूट्स पे निकालने थी कि जिनकी अनुमति उसे दिल्ली पुलिस ने दी थी। क्या वहां पर कोई घटना हुई? क्या वहां पर कोई ट्रैक्टर लेकर के पुलिस के ऊपर गया? क्या वहां पर उसने किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया?
या यहीं पर सिर्फ हुआ? और यहां पर हुआ, अब मैं आपको एक खुलासा कर रहा हूं। दीप संधू नाम के एक व्यक्ति ने इस मॉब को लीड किया। दीप संधू के नेतृत्व में लोग लाल किला के ऊपर चढ़े। अब वो चढ़े, उन्होंने क्या किया और दीप संधू कौन है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए लाल किले के दरवाजे किसके आदेश पे खोले गए। लाल किला सरकार ने एक पूंजीपति को, औद्योगिक घराने को लीज पे दे दिया है। लाल किले के दरवाजे कैसे खुले? वहां पुलिस क्यों नहीं थी? और जब आईटीओ से ये भीड़ लाल किले की तरफ बढ़ी तो रास्ते में 4-5 अखबारों के दफ्तर हैं, एक पूरी लेन है जिसमें अखबारों के दफ्तर हैं और जिसमें म्यूजियम है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। वहां से आगे चल के अभी तक टेलीविजन चैनलों ने ये नहीं बताया कि ये भीड़ जिसको आप बता रहे हैं आईटीओ से लाल किला पहुंची। लाल किला पहुंची कैसे? क्योंकि रास्ते में एक तो ये एक रास्ता है जो अखबारों के दफ्तरों से होकर निकलता है, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस आदि आदि बहुत सारे, नशर हेराल्ड, इन सबके दफ्तर है वहां पर। तो वो अगर उसके आगे जाएंगे तो दिल्ली गेट के आगे जाकर के दरियागंज, जिसका नाम जो दिल्ली नहीं आए उन्होंने भी सुना होगा, दरियागंज होकर निकलता है। दरियागंज घनी आबादी की जगह है, दुकानें ही दुकानें हैं, पुरानी दिल्ली का एक बड़ा बिजनेस सेंटर है। वहां से भीड़ होकर गुजरती। उसके आगे बाईं तरफ मुस्लिम समाज की बस्ती ज्यादा है जो जामा मस्जिद के इर्द गिर्द है। वहां से भी लोग आगे निकल गए और तब जाकर के वो लाल किले के मैदान में पहुंचे और लाल किले में खुले हुए दरवाजे को देख करके वो लाल किले के अंदर गए। उन्हें किसने उकसाया? जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं, दीप संधू, ये उस मॉब का, उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। ये लाल किले के अंदर गया, इसने चढ़ करके झंडा केसरिया फहराया, भगवा झंडा फहराया। वो भगवा झंडा किसका था? और जिसको टेलीविजन चैनल्स ने 2 घंटे बताया कि निशान साहब का झंडा है, नहीं, वो झंडा भगवा झंडा था। और भगवा झंडा दीप संधू ने क्यों फहराया? उसके पीछे एक कारण है। दीप संधू के फोटो मेरे पास आए हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, और वो उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े सांसद के एक साथ खड़ा है, और वो सांसद फिल्मों का बड़ा अभिनेता है, पंजाब से ही सांसद है वो लोकसभा का, उसके साथ खड़ा है। वो उसका गहरा मित्र है, उनके बहुत सारे काम करता है। ये कैसे किसानों के बीच में पहुंच गया? वो तो समझदार था, बाकी कोई अनजान आदमी पहुंचता किसानों के बीच? तो मेरा ये मानना है कि मॉब को आईटीओ से और दरियागंज होते हुए वहां ले जाने वाला लाल किले तक एक योजना पूर्वक वहां गया था। और भीड़ का एक मनोविज्ञान है कि जब भीड़ को आप कहते हैं यहां चलो तो सब लोग चल देते हैं, वहां चलो सब लोग चल देते हैं। ये दीप संधू अभी पकड़ा नहीं गया है, इसे सेफ कस्टडी में पुलिस ने अपने अंदर रख लिया है कि कहीं ये किसानों के हाथ न लग जाए। तो अब कौन पार्टी सामने आ रही है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक जिसको कहते हैं कि पारिस्थितिक जन्य प्रमाण, वो ये कहते हैं। तो ये टेलीविजन चैनलों ने किसी ने नहीं बताया कि ये कौन सज्जन है, कौन पकड़े गए हैं, वो किसके नजदीकी हैं, किस पार्टी में है, क्योंकि जिस पार्टी का सांसद है जाहिर है वो उसी के नजदीकी होंगे। तो वो किस उद्देश्य से इस किसानों के जुलूस में शामिल हुए? और ये लोग जो थे, क्या ये लोग संयुक्त किसान समिति के संगठन में शामिल जो लोग थे वहां 2000, वो क्या संयुक्त किसान समिति के तत्वावधान में होने वाले रैली के पार्ट थे? पिछले 2 महीने से वहां थे? नहीं, ये लोग पार्ट नहीं थे। ये लोग साथ थे, और साथ भी नहीं थे, इन्होंने साथ लिया उन सज्जन का जिन्होंने कहा कि हम इसके सदस्य नहीं हैं और हम किसी भी कीमत पर पुलिस का रूट नहीं मानेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, हमारा सब कुछ अलग चलेगा। उन्हें क्यों पुलिस ने घेरा नहीं, उनकी जासूसी क्यों नहीं की? ये सवाल है। ये सवाल लोकतंत्र के महान ज्ञाताओं को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पेट से पैदा हुए हैं, सीख करके अभिमन्यु की तरह से कि हम इस देश में
लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे, जिसको बता रहे हैं शुरू की ये ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन का कोई नेता ही नहीं था। अगर नेता नहीं था तो दो महीने से ये किसान यहाँ बैठे हैं, उसके पहले 2 महीने वो पंजाब में रेलवे लाइन पे बैठे थे। उन्होंने तो कहीं हिंसा नहीं की, न पंजाब में की और न उन्होंने दिल्ली में की, 2 महीने से। और आप हमें समझा रहे हैं कि होना ये चाहिए, देश में एक पार्टी होनी चाहिए, एक नेता होना चाहिए, नहीं तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र की ये परिभाषा जिन एंकर्स महिला और पुरुषों के जरिए आज हमने समझी, हमको ये लगता है कि ये सब लोकतंत्र को समाप्त करने के षड्यंत्र में शामिल हैं। ये सारे टेलीविजन न्यूज चैनल्स के एंकर और उन न्यूज चैनल्स के मालिक इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश के हिस्सेदार हैं, और उनके कॉर्पोरेट हाउसेस जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे लगता है कि ये इस देश में लोकतंत्र की बुनियादी परिभाषा भी समाप्त कर देना चाहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा होती है सामूहिक नेतृत्व, लोकतंत्र की परिभाषा होती है सर्वसम्मति। और जो किसान संगठन है जो इस रैली में थे, उन्होंने दो महीने से, यानी पंजाब को छोड़ दीजिए, जब वो दिल्ली में आए और दिल्ली में सारे देश के किसान उनसे मिले, उन लोगों ने शुरू से 2 ही मांग रखी, इन तीनों कानूनों को रद्द करो और हमें एमएसपी कानून के रूप में दो। सरकार उन्हें 2 महीने से घुमा रही है, बेवकूफ बना रही है। टेलीविजन चैनल सरकार के भोंपू बने हुए हैं, लोगों को यह समझा रहे हैं कि किसानों की तो बात सरकार ने मान ली, अब किसान हठधर्मिता दिखा रहे हैं, ये टेलीविजन चैनल कह रहे हैं। दरअसल ये टेलीविजन चैनल हर उस चीज का साथ देते हैं जो इस देश के लोगों की किस्मत के खिलाफ होती है। और मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं ही नहीं कह रहा हूं, इस देश का हर बुद्धिमान बुद्धिजीवी इस बात को समझ रहा है। लेकिन एक कहते हैं ना कि जंगल में जब सियार एक नील के गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसमें धोबी ने अपने कपड़ों को साफ करने के लिए नील से रंग दिया था, वो नीला रंग उसका हो गया। तो उसने, लोगों ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं जंगल का राजा हूं। क्योंकि नीले रंग का कोई जानवर कभी किसी ने देखा नहीं था, उसे मान लिया। इसी तरीके से ये हमारे पत्रकार लोकतंत्र के ज्ञाता हो गए हैं, जनता को बरगलाने के सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं कि आज सवेरे दोपहर के बाद से ये सुन के, और कितने लोग थे ये, सड़कों पर 3 से 4 लाख लोग थे, ट्रैक्टर रैली हो रही थी, कहीं पर कोई घटना नहीं हुई, और सारे किसानों के शांत प्रिय रुख के ऊपर, उनकी जायज मांगों के ऊपर उन्होंने आज की घटना ओवरलैप कर दी और सारे देश को बताया कि दिल्ली तो लुट जाती, दिल्ली तो फलाना हो जाती, धमाका हो जाती। दिल्ली के लोगों से आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये गलती प्रशासन की है, इस्टेब्लिशमेंट की है, जो इस चीज को नहीं समझे कि यही, मैं एक वरिष्ठ अधिकारी का कमेंट बता रहा हूं दिल्ली में। उसने कहा कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद गिरी थी और भीड़ का मनोविज्ञान उस समय समझ कर भी अनदेखा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने तत्कालीन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ठीक वही आज हुआ है। जानबूझ करके ये घटना कराई गई है क्योंकि किसानों में वो किसी को तोड़ नहीं सके, किसानों में दरार नहीं डाल सके, किसानों को वो बरगला नहीं सके, उनको उनकी मांगों से हटा नहीं सके। और किसान 3 ही मांग तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एमएसपी लिख के मत दो, एमएसपी का कानून बनाओ, और कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जिसको कहते हैं कि हमने वादा किया, जिसका टेलीविजन चैनल प्रचार करते हैं, उन्होंने कहा कि वादे गिन लो ना, पिछले 6 साल में कितने हुए हैं, उन वादों में से कितने पे 5%, 10%, 20%, 25% काम हुआ है या नहीं है, हमें ये तो बताओ। किसी टेलीविजन चैनल ने आज तक ये नहीं बताया कि सरकारें जो वायदा करती हैं, केंद्र और राज्य की सरकारें, उसमें पूरा कितना करती हैं। जबकि पहले ये रिपोर्ट कार्ड खुद सरकारें भी देती थी, और जो सरकारें नहीं देती थी तो मीडिया के लोग उसे दिखाते थे। ये पूरा का पूरा उलटबांसी हो गई है, बंदर के हाथ में उस्तरा मिल गया है जो किसी को भी घायल कर रहा है।
ये हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल के हाल हैं, न्यूज टेलीविजन के। लेकिन शायद ये बंदर के हाथ में उस तरह नहीं है, ये जानबूझ करके अपराधियों के हाथों में पोटेशियम साइनाइड की शीशी मिल गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की घटना प्रशासन की चूक और किसान संगठनों का आपस में, किसानों का भी दोष है इसमें। किसानों का दोष यह है कि ये जो 40 संगठन है जिनकी ये समिति बनी है, इन्हें देश के सामने खुल के कहना चाहिए था कि एक संगठन हमारी बात नहीं मान रहा है। इन्होंने पुलिस से कहा लेकिन देश को नहीं बताया, और यही टेलीविजन चैनल चूक कर गए कि जब उसने 4 दिन पहले घोषणा की उस किसान संगठन ने कि हम इस के हिस्से में नहीं है जो पुलिस से बातचीत कर रहा है, हम अपना अलग करेंगे। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, हम तो रिंग रोड पे जाएंगे, हम तो लाल किला जाएंगे, जो जो भी उन्होंने घोषणा की, खुले हम घोषणा की। किसान संगठनों को, संयुक्त किसान समिति को उसी समय इसे डिसऑन करना चाहिए था और देश के सामने कहना चाहिए था अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार या तो ये लोग होंगे या प्रशासन की लाचारी होगी, लापरवाही होगी, अनदेखापन होता, ये कहना चाहिए था। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद किसानों के खिलाफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार अदृश्य शक्ति का जिक्र देश के कृषि मंत्री कर रहे थे। आज एक बड़ी गुप्त बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री के घर में। उसका क्या फैसला है कल से पता चलेगा कि आपने पैरामिलिट्री फोर्स तो लगा दी है दिल्ली में, अब आप आर्मी लगाएंगे, क्या करेंगे? दिल्ली के लोगों को कितना डराएंगे, कितना दिल्ली के नागरिकों को आप एक तरफ अकेला छोड़ देंगे और अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक और प्रशासन किस तरह से लोगों को दाएं बाएं ले जाएगा और उसका दोष दूसरे के ऊपर डालेगा। तो इसलिए लोकतंत्र का ज्ञान, घटनाओं का ज्ञान, जो आज घटनाएं हुई उसको किसी टेलीविजन चैनल ने दिखाया नहीं। हाँ, कुछ फुटेज दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये किसानों ने किया। मैं फिर पूछ रहा हूं कि किसानों ने आईटीओ से लेकर के लाल किले तक के बीच में बाजार है, बस्तियां हैं, पैसे वालों की बस्तियां हैं, दरियागंज के उस तरफ अंसारी रोड है, दोनों तरफ महंगे महंगे घर हैं, बहुत पैसे वाले रहते हैं, बड़े व्यापारी रहते हैं। जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद के आसपास देश के बहुत संभ्रांत मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये लोग उनको भी लूटते नहीं। उन्होंने किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं नुकसान पहुंचाया। उन्होंने नुकसान पहुंचाया, कुछ बसों को तोड़ा, कुछ बसों को जलाया, यही किया ना। तो किस आंदोलन में बसें नहीं टूटती, बसें नहीं जलाई जाती? क्योंकि बसें सरकार का सिंबल बन जाती हैं सामने। पुलिस को मारने दौड़े, एक महिला पुलिस अधिकारी को पीटा, ये सब टेलीविजन के सुर्खियां हैं। ठीक है, पुलिस ने किस तरह पीटा वो देखा आपने? और पुलिस को जहां पीटना चाहिए था वहां नहीं पीटा। पुलिस ने वहां पीटा जहां लोगों को नहीं पीटने देना चाहिए था। और उन जगहों पर लोगों को जाने से, मान लीजिए गलती कर गए किसान, वो आपकी तरह से अनुशासित नहीं है, आपकी तरह से पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हाँ इस देश के नब्ज को जानते हैं, देश के लिए वो अन्न पैदा करते हैं, अपनी जान देते हैं। उन्हें किस तरह की गालियां आज दी जा रही हैं और उस समय उकसाने वाले लोग उनके बीच में क्या कर रहे थे, क्या ये इंटेलिजेंस को नहीं पता होगा? जरूर पता होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज मुस्कुराने का दिन है कि हमारे सामने एक किसानों का अंतर्विरोध, जो उन्होंने शायद शालीनतावश पुलिस से कहा, पब्लिक से नहीं कहा, कि हमारे बीच में एक संगठन जी ये सोच रहा है, कर रहा है। सरकार ने उस संगठन के बारे में जानकारी ली होगी, लेकिन उस संगठन की जानकारी को पुलिस को कितना दिया पता नहीं, उसकी कितनी सूचनाएं कि वो क्या योजना बता रहा है, कहां से आएगा, किस तरह से आएगा, कितने ट्रैक्टर लेके आएगा, वो टाइम पे नहीं निकलेगा 12 बजे, वो 10 बजे 8 बजे अंदर घुसेगा, ये नहीं शेयर किया होगा। किया होता तो पुलिस तैयारी करती। जैसे ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इनमें से ज्यादातर, एक बड़ा रेला जो 3 बजे सवेरे टूटा वो बागपत की तरफ से आया। रास्ते में कितने बैरिकेड रहे होंगे, रास्ते में कितने पुलिस थाने पड़े होंगे। किसी पुलिस वाले ने
कंट्रोल रूम को बताया कि इतने ट्रैक्टर, जिसे 300, कोई 500, कोई 700, कोई 5000 बता रहा है, मैं कहता हूं 100 ट्रैक्टर थे। अगर वहां से निकले नारे लगाते हुए, तो उस थाने ने या उस चेक पोस्ट ने क्यों दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि यहां से किसान निकल चुके हैं, और 3 बजे के आसपास उन्होंने दिल्ली में घुसने की कोशिश की, बैरिकेड को तोड़ा? क्यों नहीं ये बताया? क्यों ये इंटेलिजेंस को पता नहीं चला? ये मेरा सवाल इसलिए है कि मैं इस देश से प्यार करता हूं, और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बहुत सारे लोग आज जो सामने आ रहे हैं चेहरे, वो देश से प्यार नहीं करते हैं, वो देश को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। उनके हीरो वो हैं जो पुलवामा में 40 लोगों की मौत होने पर जश्न मनाते हैं, जो ये खबर लीक करते हैं कि अब परसों बालाकोट के ऊपर हमला होने वाला है। उनके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर रही है, उनके खिलाफ टेलीविजन चैनल चूं भी नहीं कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं? जो इस देश के लिए अन्न पैदा करता है। और इस साल हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, एनके सिंह ने कहा कि इस देश को जितना अन्न चाहिए उससे 1.5 गुना अन्न किसानों ने इस बार पैदा करके रख दिया है, और सरकार खरीदेगी नहीं। थोड़े दिनों में भाव नीचे आएंगे और इनकी सारी मेहनत, सारी उपज बेकार चली जाएगी। इस चीज की योजना कृषि मंत्रालय को बनानी चाहिए, भारत सरकार को बनानी चाहिए कि किसानों की उपज का दाम उन्हें मिले, और जब तक एमएसपी नहीं तय होती है तो कम से कम उन्होंने जो लगाया है उतना तो पैसा निकला है, फायदा जाने दीजिए। लेकिन वो सरकार नहीं सोच रही है। सरकार एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर अमूर्त एक भूत पैदा कर रही है, एक राक्षस पैदा कर रही है, जिसके सहारे वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लेना चाहती है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज मुझे दुख हुआ, और मैं फिर कहता हूं कि मेरी कोई हैसियत इस देश में नहीं है, लेकिन एक हैसियत है, मैं इस देश का नागरिक हूं, और नागरिक होने की हैसियत किसी भी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री से बड़ी होती है। लेकिन चूंकि हमारे टेलीविजन चैनल समझा रहे हैं कि एक नेता होना चाहिए जो किसान आंदोलन में नहीं है, एक पार्टी होनी चाहिए जो हमारे देश में नहीं है, कई पार्टियां हैं, छोटी ही सही लेकिन हैं, बीच में एक अपने संगठन क्षमता की वजह से शून्य की तरफ बढ़ रही विरोधी पार्टियां हैं, कभी कभी बोल देती हैं। जैसे अखिलेश यादव ने आज ट्रैक्टर जुलूस निकाला, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। ये सब बेकार की चीजें। इनको अगर कुछ करना है, मैंने कहा था कि राजनीतिक दलों को किसानों के बीच नहीं जाना चाहिए, जबकि राजनीतिक दलों के सांसद वहां जाने की कोशिश करते हैं, और जब किसान हटा देते हैं तो बाहर निकल के कहते हैं ये खालिस्तानी है। और आज वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के या प्रवक्ताओं का सहारा बने हुए हैं, कांग्रेस के सांसद, जो कह रहे हैं कि अब इन्हें तो कांग्रेस के सांसदों ने भी खालिस्तानी कह दिया, आतंकवादी कह दिया। तो इस देश में ऐसे ऐसे लोग संसद में हैं जिन्हें संसद की जगह कहां होना चाहिए मुझे नहीं पता, जिन्होंने एक बार भी भाषण किसानों की समस्याओं पे नहीं दिया, वहां किसानों के नाम पर वोट लेने की बात करते हैं, और यहां आने के बाद किसानों के बारे में एक शब्द नहीं। मैं किसान नेताओं से ये अनुरोध करूंगा कि वो अपने मुद्दों पर अटल रहें और अपनी कसम के ऊपर अटल रहें कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, हम गांधी जी के आदर्शों पे चले हैं, हम वैसा ही अहिंसक आंदोलन करेंगे। और ठीक है, अब कल किसानों ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हम 5 साल यहां बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 100 के आसपास लोग हमारे बीच से स्वर्ग चले गए, शहीद हो गए, हम अगर जरूरत होगी तो 10,000 जाने देने के लिए तैयार हैं। ये उनका जज्बा है। और दूसरी तरफ उनका जज्बा है जिनके घर तो गांव में हैं, लेकिन जिनका मन किसानों के खिलाफ है। मैं न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात ही नहीं कर रहा हूं, उनसे उनकी बात करना तो बेकार है। हाँ, अभी भी मुझे आशा है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अगर वो ये समझ जाएंगे कि अगर किसान खड़े हुए तो ये हाल हुआ, अगर देश खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा।
क्योंकि सारे देश के किसानों के बीच में एमएसपी को लेकर के जागरण आ गया है। सारे किसान देश के खड़े हो रहे हैं, आप अनदेखा कर लें। तुलसीदास जी ने एक बात कही है, आप रामायण तो पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी, और हमारे मंत्रिमंडल के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पढ़ी होगी। तुलसीदास कहते हैं कि मूदहु आंख कतहु कछु नाई। आप समझे, मूदहु आंख कतहु कछु नाई, वो एक वर्ग का मनोविज्ञान बताते हैं जो ये सोचता है कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अब दुनिया में कुछ नहीं है। फिर कह रहा हूं, मूदहु आंख कतहु कछु नाई। मुझे लगता है कि ये स्थिति देश के लिए खतरनाक है, ये स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन जब ऐसे ऐसे उनको सिपाही मिल जाए जो उनके शब्दों को मूर्खतापूर्ण तर्कों के साथ लोगों के सामने रखें और ये माने कि वो उनका कहना तुलसीदास का कहना है, उनका कहना कालिदास का कहना है, उनका कहना भगवान कृष्ण का कहना है जो उन्होंने गीता में कहा, और वही समझ करके वो अपना महान ज्ञान, जिसे महान मूर्खता की महान पराकाष्ठा कहते हैं, वो हम लोगों को बताते हैं, ज्ञान देते हैं। और कुछ लोग उनके झांसे में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि अब पढ़ाई की जगह तो इंटरनेट है, फ्री का इंटरनेट है, आप रिचार्ज कराएं उसमें आपको उतना इंटरनेट का डेटा मिल जाता है, जबकि फोन करते हैं तो एक से दूसरी जगह, मतलब एक नेटवर्क इतना खराब है कि बाकी चीजें तो छोड़ दें, आप बात ही नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट आपका काम ही नहीं कर सकता। कम से कम मेरा और इस देश के बहुत सारे लोगों का तो यही अनुभव है जो इंटरनेट यूज करते हैं। तो अंत में मैं आपसे विदा लेता हूं इस प्रार्थना के साथ कि कल सुबह मुस्कुराइए जरूर, और जो लोग आपको मिलते हैं, मैं लगातार शाम को कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को जो आपसे मिलते हैं उनका स्वागत मुस्कुरा के कीजिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट प्रेम बांटेगी, आपकी मुस्कुराहट घृणा नहीं बांटेगी। और जब मुस्कुराएंगे तो कितनी भी नकली मुस्कुराहट हो वो सामने वाले को अच्छी लगेगी। इसलिए अगर न भी मुस्कुराना आए स्वाभाविक रूप से, तो अस्वाभाविक मुस्कुराहट उसको दिखाइए, वो आपको धन्यवाद देगा, उसका दिन अच्छा हो जाएगा। मैं संतोष भारती शो में आपसे विदा लेता हूं, और कल देखते हैं कल सुबह का सूरज अंग्रेजी अखबार क्या लिखते हैं, हिंदी अखबार क्या लिखते हैं, और टेलीविजन सारी रात में क्या तमाशा नया खड़ा करते हैं। डिस्कशन में तो हमने क्या कर दिया, लेकिन अब जैसे लोग हैं जिनके हाथ में, बंदर के हाथ में उसरा चला गया है तो चला गया है, अब या तो आप बंदर के हाथ से उसरा छीनिए या बंदर को ही मार के भगाइए, आपके ऊपर। नमस्कार, जय हिंद।